हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्राइम डायरी रिव्यू। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। तो आज की कहानी है पति के देह सुख के बाद जिस युवक के प्यार में पागल थी, उसकी नज़र कहीं और भी टिकी थी। लखनऊ बहुचर्चित राम मनोहर लोहिया संस्थान 28 दिसंबर 2021 को कुछ ज़्यादा ही गमगमी थी। ओपीडी से लेकर बाकी सभी विभागों में काफ़ी भीड़ था। हर डॉक्टर व चैम्बर के बाहर अफरा तफरी मची हुई थी। ऐसा ही हाल जांच करवाने वालों विभाग में भी था। अटेंडेंट ने पाया कि वहां के कर्मचारी ड्यूटी करने के बजाय नतीजा अस्पताल का आधा कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुका था। दरअसल संस्थान में कामकाज करने वाले चतुर श्रेणी कर्मचारी श्री राम यादव का 18 दिसंबर 2021 को अपहरण हो गया था। उसे मारकर नहर में फेंक देने की चर्चा थी, जबकि हत्या के आरोप में संगीता यादव के अलावा 4 और लोगों को हिरासत में ले लिया गया था। लेकिन पुलिस लाश को बरामद नहीं कर रही थी। लेकिन पुलिस को लाश नहीं मिली थी और इस हत्याकांड को लेकर ही स्टाफ गुस्से में थे। सभी सुबह 9 बजे से हड़ताल में थे। अस्पताल की देखरेख, अस्पताल की स्थिति देखकर ही मैनेजमेंट के हाथ पैर फूल चुके थे। इसलिए शिकायत सीएम एशियानी के पास पहुंची। तब उन्होंने जिला प्रशासन व पुलिस के उच्च अधिकारियों से संपर्क किया। सीएम की सूचना पर पुलिस कमिश्नर वीके ठाकुर ने बीसीपी अमित कुमार आनंद और एडिशनल सीपीएसएम कासिम अफदी को आकस्मिक समस्याओं का समाधान निकालने को कहा। फिर अमित कुमार अपनी टीम के साथ अस्पताल पहुंचे व कर्मचारियों की बात सुनी व उनकी मांग को जल्द से जल्द पूरी होने का उन्हें आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि वे पीड़ितों को राहत दिलाने व श्री राम यादव की लाश को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। श्री राम यादव 42 वर्ष के थे। अपनी पत्नी संगीता यादव 3 बच्चों व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ लोहिया संस्थान में स्थित सरकारी आवास में रहते थे। उनके पास 18 दिसंबर को कार खरीदने के लिए 2 युवक शाम के टाइम आए थे और वह कार बेचने के लिए अपने खास दोस्त अवशिष्ट कुमार को कह रखा था। उनके कहे मुताबिक ही दोनों युवक कार का ड्राइव लेने आए थे। श्री राम उनके साथ टेस्ट ड्राइव करवाने के लिए चले गए, किंतु देर रात तक घर नहीं पहुंचने से उसके घर वाले चिंतित हो गए। पत्नी संगीता ने इसकी खबर अपने देवर को दे दी तो उसने रिश्तेदारों व दोस्तों से संपर्क किया तो किसी को भी कुछ भी खबर नहीं मिला। अगले दिन 19 दिसंबर को भाई मनीष यादव ने विभूति खंड थाने में जाकर खास जान पहचान वाले को अवशिष्ट कुमार व अन्य अज्ञात युवक के खिलाफ अपहरण का रिपोर्ट लिखवाया। पुलिस ने छानबीन के बाद 3 दिन के भीतर ही 22 दिसंबर बाराबंकी में अयोध्या हाईवे लिंक रोड करौली के पास यूपी 32 BM 5048 की कार बरामद कर ली। लेकिन श्री राम का कोई भी अता पता नहीं चला। कार मिलने के बाद से लेकर घटना स्थल से लेकर लोहिया परिसर से लेकर कैमरा खंगाले गए तो किसी न किसी एक फुटेज में श्री राम की गाड़ी दिखी जाती है। उसका नंबर था 4B714B1068 से पता चला कि वह कार अवशिष्ट की थी, जिस पर श्री राम के भाई ने शक जताया था। साथ ही कार 18 दिसंबर 2021 से ही अवशिष्ट निवास परिसर में भी नहीं थी। इसे आधार बनाकर गहराई से छानबीन की गई। पुलिस टीम ने श्री राम की पत्नी संगीता समेत संदोष अवशिष्ट को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि श्री राम को गोली मार दी गई है और उनके सामने ही उनकी हत्या कर दी गई है। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया और उसके शव को इंदिरा नगर के नहर में फेंक दिया। अब इस बात के पास वारदात के बाद श्री राम के दोनों बेटियां व एक बेटा पिता की हत्या व मां की गिरफ्तारी से सदमे में आ गए। इस हत्याकांड से सबसे बड़े हत्याकांड का सवाल मिलना बाकी था कि आखिर श्री राम की हत्या क्यों की गई। इसी के साथ कई दूसरे सवाल भी तलाशे जाने थे। इस बारे में डीसीपी अमित कुमार आनंद ने अपनी प्राथमिक जांच के आधार पर मीडिया को बताया। जहांगीराबाद राज्य पॉलिटेक्निक परिसर में रहता है। अवशिष्ट मूल रूप से लखीमपुर का निवासी है। हिरासत में लिए गए कुंती गांधी नगर बाराबंकी में रहने वाली है।
विभूति खंड थाने के इंस्पेक्टर चंद्रशेखर ने उनकी गिरफ्तारी के साथ साथ 2-3 बोर्ड की पिस्तौल, तमंचा व एक खोखा व अवशिष्ट के संगीम संगीता की 4 फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक संगीता का अवशिष्ट के साथ लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों चोरी छिपे मिलते रहते थे। अवशिष्ट से बात करते हुए श्री राम ने देख लिया था एक बार। वह उस बात को लेकर संगीता व श्री राम दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। इसलिए श्री राम संगीता पर नज़र रखने लगा। संगीता ने जब इस बात की जानकारी अवशिष्ट को दी तो जब दोनों ने श्री राम को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, उन्होंने सोचा योजना बनाकर श्री राम को मौत के घाट उतार दिया जाए। इसे अंजाम देने के लिए अवशिष्ट ने जहांगीराबाद में टेक्निक के पास स्थित तालाब में मछली पालन करने वाले जानकार संतोष को राजी कर लिया था और लोहिया संस्थान में 28 दिसंबर हंगामे के बाद हत्याकांड को देखकर पुलिस नए तरीके से सक्रिय हो गई। थाना प्रभारी ने संगीता यादव को लखनऊ के बड़े अधिकारी अमित कुमार आनंद व एसीपी अनूप कुमार सिंह के सामने खड़ा किया। संगीता से जब सख्ती से जांच की गई तब हत्याकांड उसके पीछे का सारा मामला सामने आ गया, जिसमें अवशिष्ट कुमार की भूमिका बहुत बड़ी संदिग्ध थी। इसके बाद अवशिष्ट कुमार की भी गहरी जांच हुई। फिर जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार से है। अवशिष्ट कुमार बाराबंकी में पॉलिटेक्निक जहांगीराबाद में नौकरी कर रहा था। उसके बाद उसके पिता राम नरेश लखीमपुर में रहते थे। 2022 में उसका अचानक ही श्री राम से मुलाकात हो गया था, जब वो अपने इलाज के सिलसिले में राम मनोहिया संस्था में भर्ती था। वो कोविड का मरीज था। इसी बीच उसकी जान पहचान बड़े अधिकारियों से लेकर निचले अधिकारी से भी हो गई थी। वह अकेला था व उसे अपनी देखरेख खुद ही करनी पड़ती थी। ये देखकर श्री राम उसकी मदद करने लगा। सहानुभूति दिखाने के लिए उसने अपनी पत्नी संगीता को भी बीच बीच में देखने के लिए जल्द ही अवशिष्ट से श्री राम और संगीता की अच्छी पहचान हो गई। उसकी सेहत के साथ काफ़ी सुधार भी हो गया और उसे अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। इसके लिए उसने उसकी पत्नी व श्री राम को धन्यवाद कहा। जवाब में पति पत्नी ने घर में उसे आमंत्रित किया। अवशिष्ट जब श्री राम के घर गया, उन्होंने उसकी खूब खातिरदारी की, जिससे उनके बीच का बंधन और भी गहरा हो गया। फिर तो अवशिष्ट का श्री राम के घर आना जाना अक्सर लगा रहता था। वह श्री राम व संगीता के कागजी काम में वह काफ़ी मदद भी कर दिया करता था, जैसे फ़ोन, बैंक, बिजली बिल ऐसे आदि कार्यों में वह उन दोनों पति पत्नी का काम कर दिया करता था। अवशिष्ट की मदद लिया करते थे वह दोनों, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर श्री राम या संगीता उसे फ़ोन करके बुला लिया करते थे। ऐसे में अवशिष्ट को संगीता के अकेले में भी समय बिताने का मौका मिल जाता था। जल्द ही दोनों आपस में घुल मिल गए थे। संगीता को अवशिष्ट की अदाएं, बातचीत करने का अंदाज व बर्ताव काफ़ी अच्छा लगता था। अवशिष्ट को भी संगीता एकदम सभ्य महिला जैसी लगती थी, जबकि वह बहुत कम पढ़ी लिखी थी। संगीता जब भी कभी अवशिष्ट की तुलना श्री राम से करती तो अवशिष्ट के मुकाबले पति बेवकूफ़ नजर आता था। संयोग से वो भी श्री राम से उच्च पद व सरकारी नौकरी में था। फिर क्या था, दोनों को जब मौका मिलता दोनों एक साथ यूं ही सैर सपाटे के लिए निकल जाते थे और वे आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। इनके बीच हंसी मजाक भी होने लगा था। संगीता को वो कई बार गिफ्ट भी दे चुका था। श्री राम इन सब से अनजान बना रहा था। सच तो यह था कि संगीता को अवशिष्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगा था। जब कभी वो घर नहीं आता था तो उसे संगीता किसी काम से श्री राम से फ़ोन करवा कर घर पर बुलवा लेती थी। इधर दोनों की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। वो फिर श्री राम के साथ संगीता की तू मैं भी होने लगी। फिर भी संगीता की लव स्टोरी का परवान चढ़ रहा था। वह 3 बच्चों की माँ वह बन चुकी थी। उम्र भी 40 के करीब पहुँच चुका था। वह उसकी ज़रूरत को पूरा करने में श्री राम असमर्थ था। वह घर के पूर्ति में लगा रहता था और ना ही संगीता की भावनाओं का ख्याल रख पाता था और ना ही उसे शारीरिक सुख दे पाता था। संगीता की स्थिति एक जल बिन प्यासी मछली जैसी हो गई थी
और ऐसे में वह अवशिष्ट का साथ पाकर सुखद अनुभव करती थी। वह उससे एक दिन भी मिले बिना नहीं रह पाती थी। श्री राम को इस बात का एहसास होने लगा था कि संगीता का लगाव अवशिष्ट के प्रति बहुत ज़्यादा ही हो गया है। वह उसे एक भरपूर मर्द के नज़रिए से देखने लगी है। सच तो ये भी था कि संगीता अब श्री राम को कमज़ोर मर्द का ताना भी कसने लगी थी, जबकि अब उसे संगीता की यह हरकत अब बुरी लगने लगी थी। वह नहीं चाहता था कि वह उसके दोस्त के साथ मेलजोल रखे। पानी उसके सर से ऊपर से बहने लगा था। श्री राम को संगीता का अवशिष्ट के साथ मिलना जुलना अब अखरने लगा था। ये देखकर श्री राम संगीता पर अंकुश लगाने की बात बार बार करने लगता है, बार बार उसे टोकने लग जाता है। जब उससे बात नहीं बनी तो उसने इसके बारे में अवशिष्ट से भी बात की। उसने कहा, यार तुम्हारी मेरी दोस्ती है, मैं चाहता हूँ कि लेकिन तुम्हारे खातिर मेरे पत्नी के साथ मेरा झगड़ा बना रहता है, इसलिए तुम उससे नहीं मिलो तो ही अच्छा होगा और उससे फ़ोन पर भी बात मत किया करो। इसमें अवशिष्ट ने कहा कि वशिष्ठ ने खरा सा जवाब दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम क्यों नहीं समझाते अपनी पत्नी संगीता को? उस पर अंकुश लगाते हो। तुम अपनी पत्नी संगीता पर अंकुश लगाते उसे क्यों नहीं समझाते? वही मुझे बार बार फ़ोन करके बुलाती रहती है। श्री राम को अवशिष्ट की बातें बुरी लगी। वह समझ गया कि उसे अपनी पत्नी संगीता के ऊपर ही किसी तरह का अंकुश लगाना होगा, उसे अवशिष्ट से दूर करना होगा। इसके लिए उसने एक तरीका निकाला। फिर संगीता को उसके मायके भेज दिया, कंचनपुर भेज दिया। लेकिन संगीता भी कहाँ मानने वाली थी। वह तो अवशिष्ट को दिल से चाहती थी, उसके ख्यालों में खोई रहती थी हमेशा। दिल में उसके प्रति प्यार का तूफान उठ चुका था। वह दूसरी ओर अवशिष्ट की भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनी हुई थी। संगीता के रूप रंग से वह भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। वह उसके बुलाने पर दौड़ा दौड़ा चला जाता था। श्री राम यादव का विवाह संगीता के साथ 1996 में हुआ था। वह सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। तब से वह उसके साथ लखनऊ में ही रह रही थी। विवाह होने के कई सालों बाद वहाँ उसका मन नहीं लगा। वह कुछ सप्ताह में ही वह अपने पति के पास वापस आ गई। आते ही वो अपने पति से माफ़ी मांगते हुए कहती है, उनसे कहा कि वह उसका हर कहा मानेगी। अवशिष्ट को संगीता के गांव से लौट आने की जानकारी तब वह भागा भागा उससे मिलने आ गया। उस वक्त घर में श्री राम भी था। संगीता ने रूखेपन से पति के सामने ही कहा कि श्री राम के रहने पर ही तुम घर पर आया करो। इस पर श्री राम व अवशिष्ट चुप रहे। जैसे ही श्री राम कुछ काम के लिए कमरे से बाहर गया, अवशिष्ट ने एक फ़ोन निकालकर संगीता को दे दिया। बोला कि इसे छुपा कर रखना, जब बात करनी हो तो इसी से करना। वह चाय नाश्ते के बाद अवशिष्ट वहाँ से चला गया। कुछ दिन बीत गए। जब श्री राम का काम तब वह अवशिष्ट के दिए हुए फ़ोन से बात करती। अस्पताल में श्री राम की ड्यूटी शिफ्ट में होती थी। उस रोज़ उसकी ड्यूटी रात में होने वाली थी। अवशिष्ट को इसकी सूचना संगीता ने उसे पहले ही दे दी थी। वह उसे अपने घर में बुला लिया। शाम ढलते ही अवशिष्ट आ गया। उन्होंने काफ़ी देर तक बातचीत की, आगे की योजना भी बनाई। रात के 8 बजने वाले थे। संगीता ने अवशिष्ट को रात में वहीं रुकने के लिए कहा। अवशिष्ट तुरंत बाजार गया। वह बच्चों के लिए खाने पीने का सामान लेकर आया, साथ में ऐसे शराब की बोतल भी लेकर आया। वह पहले भी कई बार श्री राम के साथ वह बैठकर शराब पीने की महफिल बना चुका था। इसमें संगीता भी साथ दिया करती थी। उस रोज़ भी वह शराब की बोतल देखकर खुश हो गई। काफ़ी दिनों बाद अवशिष्ट के साथ शराब पीने का मौका मिला था, और वो भी अकेले में। अवशिष्ट फटाफट शराब के 2 पैक गटक गया और कमरे में पड़े बेड के पास गया। थोड़ी देर में संगीता प्लेट में नमकीन लेकर आई। ग्लास खाली देखकर बोली, अकेले अकेले गटक गए। उसके बाद अवशिष्ट ने कहा, एक और पैक बनाओ। फिर संगीता ने दोनों के लिए एक एक पैक बनाया। गिलास को रखकर अवशिष्ट को उठाने के लिए कहा। अवशिष्ट ने कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। फिर वह संगीता अपना हाथ बढ़ाती है कि मुझे खींचकर उठाना जरा। संगीता मुस्कुराते हुए उसका हाथ खींचने लगी, लेकिन उससे पहले अवशिष्ट ने ही उसे खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। अरे यह क्या करते हो? संगीता उसके ऊपर गिरी पड़ी।
संगीता उठने का प्रयास करने लगी। उसने चुपचाप शराब की गिलास उसे पकड़ा दी। संगीता ने कहा, अपना ग्लास लो, उठाओ, चेस करते हैं। फिर दोनों ने अपना अपना ग्लास पकड़ लिया। वह दोनों चेस करने लगे। वह दोनों पीते ही रहे। वह इधर उधर की बातें करने लगे। संगीता ने पति को लेकर आशंका जताई और कहा कि हमारे बारे में श्री राम को नहीं मालूम होना चाहिए, वरना वो हमें कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। उसे कैसे मालूम होगा? अवशिष्ट बोला। वैसे यह सवाल दोनों के मन में था कि इस रिश्ते को कायम कैसे रखा जाए। इसका हल संगीता ने निकाला कि वे चोरी छुपे मिलेंगे। उसे छुपकर फोन में बातें होंगी। वो दोनों बातों में इतना खो गए कि सुबह के 4 बजने वाले थे। वह समस्याओं का समाधान निकाल रहे थे, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आई। संगीता ने पूछा तो बाहर से श्रीराम की आवाज़ आई। उसने भागकर शराब की बोतल व गिलास व नमकीन को हटाया। वह बिस्तर को ठीक किया। वह फिर दरवाज़ा खोला। अवशिष्ट श्रीराम को आता देख हैरान हो गया। श्रीराम भी उसे घर में आया देखकर पूछ बैठा, तुम यहाँ कैसे हो? तो अवशिष्ट ने कहा कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो चौराहे पर मेरी गाड़ी खराब हो गई थी कि कोई तुम्हारे पहचान का मैकेनिक तो होगा ही करके अवशिष्ट ने एक एक करके अपनी सारी बात पूरी की। संगीता आश्चर्य से उसका चेहरा देखने लगी। श्रीराम बोला, अभी तो नहीं, सुबह के 9 बजे के बाद ही मैकेनिक मिल पाएगा, तब तक तुम यहीं रुक जाओ। नहीं, मैं ऑटो लेकर घर चला जाता हूँ, सुबह तो होने ही वाली है। कहता हुआ अवशिष्ट वहाँ से चला गया। उसके बाद श्रीराम ने गुस्सा में संगीता से पूछा कि सच सच बताओ, वह यहाँ कब से आया था? संगीता ने हाथ जोड़ लिए और माफ़ी मांगते हुए बोली कि जो उसने बताया सभी सही था। मेरा उसके साथ कोई भी नाजायज संबंध नहीं है। तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। वह उस वक्त राम कुछ ज़्यादा नहीं बोला, बस उसने कहा कि आगे से उसे अवशिष्ट के साथ देखना वह नहीं चाहता है। उसके बाद कुल 2 महीने तक अवशिष्ट श्रीराम की नज़रों से छिपा रहा, लेकिन संगीता से उसका मिलना बंद नहीं हुआ। वह श्रीराम के नहीं रहने पर अवशिष्ट को घर पर बुला लेती थी। इस तरह से उनके बीच नाजायज रिश्ता चलता रहा। पति के नज़रों में अच्छी बनने के लिए वह उसकी हर बात मान लेती थी। इसकी जानकारी श्रीराम को भी हो गई थी, लेकिन वह अपने बदनामी के डर से चुप्पी लगाए हुए था। धीरे धीरे संगीता को सही रास्ते में लाने की कोशिश भी की, मगर संगीता को इश्क व जिस्म का भूत सवार था। जब कभी पति शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता तो सिर दर्द का बहाना बना लेती थी, जबकि वह अपने प्रेमी के साथ गुलछर्रे उड़ाया करती थी। शर्मसार श्रीराम उनके रिश्तों को रोक पाने में असमर्थ था। संगीता घर के झगड़ों से बचने के लिए वह बहाना बनाकर मायके चली गई। मायके वालों को संगीता के अवैध रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की। फिर वह मायके से वापस आ गई। लखनऊ आते ही उसका पुराना खेल फिर से शुरू हो गया। लेकिन अगली बार जब संगीता और अवशिष्ट मिले तो उन्होंने अपनी भविष्य की योजना बनाई कि कैसे श्रीराम से छुटकारा पाया जाए। संगीता ने कहा कि श्रीराम के रहते हमारा एक साथ जीवन गुजारना मुश्किल है। अवशिष्ट ने यह पूछा कि क्या किया जाना चाहिए। तब संगीता ने 2 प्रस्ताव रखे कि कहीं भाग चलते हैं या फिर श्रीराम को रास्ते से हटाने का वही कोई रास्ता बनाए। दोनों की किसी बात पर रजामंदी नहीं बनी, लेकिन अवशिष्ट ने संगीता के लिए कहा कि वो श्रीराम को रास्ते से हटा देगा। इससे उसके जीवन भर का कांटा दूर तो हो जाएगा, साथ ही उसके मरने के बाद धन मकान सब उसके नाम हो जाएगा। यहाँ तक की बात अनुकंपा पर उसे नौकरी भी मिल जाएगी और इस तरह से वह श्रीराम की सारी संपत्ति का वारिस बन जाएगा। यह प्रस्ताव संगीता को अच्छा लगा, जबकि सच तो यह भी था कि इससे अवशिष्ट को भी बहुत फायदा होने वाला था। वह चाहता था कि श्रीराम के मौत के बाद वह उससे शादी कर लेगा और फिर उसकी संपत्ति का अधिकार भी बन जाएगा। संगीता के हामी भरने के बाद योजना बनाई गई। फिर इसमें संतोष व सुशील को पैसे का लालच देकर इसमें शामिल कर लिया गया। वह मछली का कारोबार करते थे। श्रीराम अपनी कार बेचना चाहता था। यह बात उसने अवशिष्ट को भी बताई थी,
तो कार्यक्रम के अनुसार 18 दिसंबर 2021 के शाम राम मनोहर लहोहिया मेडिकल संस्थान ने कहा अवशिष्ट ने श्री राम से कि 2 युवक कार खरीदने आए हैं। मेडिकल संस्थान में वे कार की टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं। उनके साथ परिवार की एक महिला भी है। वे युवक कोई और नहीं बल्कि भाड़े के भेजे गए संतोष व सुशील थे। वे कुंती नाम की एक महिला को भी अपने साथ ले गए थे ताकि राम को उन पर किसी भी प्रकार का शक न हो। टेस्ट ड्राइव करने के बहाने दोनों युवक श्री राम को कार में बैठाकर फैसाबाद रोड में ले गए। इसके बाद कार को इंदिरा नगर ले गए। वहां पर एक सुनसान नगर पर कार को रोक दी। फिर अवशिष्ट अपनी कार से उनके पीछे पीछे चला आ रहा था। उसके साथ प्रेमिका संगीता भी थी। सुनसान जगह पर श्री राम के उतरने के बाद सुशील ने तमंचे से श्री राम को गोली चला दी, लेकिन गोली नहीं लगी। फिर अवशिष्ट के दिए पिस्तौल से गोली दाग दी व उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। उन्होंने शव को इंदिरा नहर में फेंक दिया। तीनों उसकी कार को लखनऊ से लेकर कनाओरी के लिंक नगर पर छोड़कर चले गए। इसके बाद पुलिस ने बरामद किया। अवशिष्ट ने भी अपनी कार को ले जाकर दूसरी जगह खड़ी कर दी। वह कार भी पुलिस ने 24 दिसंबर 2021 को बरामद कर लिया गया था। उसी कार के मिलने के बाद सभी दस्तावेजों के अनुसार संगीता व अवशिष्ट कुमार की गिरफ्तारी हो गई और उन्होंने श्री राम हत्याकांड में संतोष, सुशील व कुंती का भी नाम लिया, जिनकी भी अगले दिन ही गिरफ्तारी हो गई थी। इस पूरे मामले को निपटाने के लिए CIP उदय राज, आरक्षित क्राइम इंस्पेक्टर विनोद यादव और पवन सिंह समेत इन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पुलिस अभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है, लेकिन श्री राम की लाश अभी तक बरामद नहीं हो पाई थी। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसी तरह की और सच्ची घटना से जुड़ी कहानियाँ जाननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ही प्रेस कर लीजिएगा।